सभी को नमस्कार। रामशंकर अवस्थी संस्कृत के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अनेक महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्यों का संस्कृत में प्रणयन किया है और हमारे समय के वे अच्छे कवियों में, संस्कृत के अच्छे कवियों में गिने जाते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको उनके संस्कृत महाकाव्य वन देवी के लिए प्राप्त हुआ है। रामशंकर अवस्थी का एक महाकाव्य है, अजीजन बाई उसका नाम है। महाकाव्य का शीर्षक ही अजीजन बाई है। यह सच्ची कथा पर आधारित है, ऐतिहासिक महाकाव्य है। संस्कृत में ऐतिहासिक महाकाव्यों की लंबी परंपरा है और प्राचीन काल से लगा करके पद्मगुप्त के नवसासांक चरित से लगा करके और 20वीं 21वीं शताब्दी तक संस्कृत में ऐतिहासिक महाकाव्य बड़ी संख्या में लिखे जाते रहे। अजीजन बाई नायिका प्रधान महाकाव्य है। इसमें अजीजन बाई के जीवन के संघर्ष और देश के लिए उसके बलिदान की कारुणिक कथा है। स्वतंत्रता संग्राम की सारी पृष्ठभूमि इसमें है। शहीदों की चर्चा है। नाना फडणवीस हैं, दूसरे 1857 के गदर के सेनानी हैं। अंग्रेज अधिकारी भी इस महाकाव्य में हैं। व्हीलर हैं, हैरी हैं, हेब्लॉक हैं, वाटसन हैं। अंग्रेज कमांडर इसमें पात्र हैं और केंद्र में अजीजन बाई का चरित्र है। अजीजन बाई एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी। राजगढ़ के मालवा में, राजगढ़ जिला, राजगढ़ के एक जमींदार, इन्होंने उसको नायक कहा है। अन्य दस्तावेजों में जमींदार शब्द का प्रयोग है। शमशेर सिंह की वो बेटी थी, पद्मा उनका नाम था। रामशंकर अवस्थी ने जो महाकाव्य में कथा बताई है उसके अनुसार मेले में गोमती के किनारे अंग्रेज उनका अपहरण कर लेते हैं। यदि राजगढ़ में थी तो वहां तो नेवज नदी है, गोमती पर कैसे पहुंची ये स्पष्ट नहीं होता है। उनकी सखी सहेली उनके साथ थी और अंग्रेजों से अपनी रक्षा के लिए पद्मा और उसकी सखी लता पुल से कूदकर गोमती नदी में कूद जाती हैं। लता का प्राणांत हो जाता है, पद्मा बच जाती है। किनारे पर पहुंचती है तो मछुआरे उसे पकड़ लेते हैं और लखनऊ की एक कोठेवाली के यहाँ बेच देते हैं। कोठे पर अजीजन बाई नाम हो जाता है, पेशा करती हैं। क्रांतिकारी युवक दिनेश के संपर्क में वे आती हैं और उससे प्रभावित होती हैं। दिनेश उनको कोठे से मुक्ति दिलाता है और पद्मा ब्रिटिश शासन से जूझने के लिए संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ती है। ये सुंदर महाकाव्य है, विलक्षण प्रवाह है भाषा का और बहुत प्रौढ़ कवि हैं रामशंकर अवस्थी। शब्दों की संपदा उनकी बड़ी अनोखी है, विपुल है और खूब अलंकारों की झड़ी लगाते हैं। यमक और श्लेष का अच्छा प्रयोग करते हैं। अर्थालंकारों की छटाएं भी हैं। जाहिर है कि उन्होंने कल्पना का काफी पुट दिया है इस कहानी में। विशेष इतिहास अजीजन बाई का प्राप्त नहीं होता है। जितने दस्तावेज प्राप्त होते हैं वो मालवा में, राजगढ़ जिले में एक ब्राह्मण परिवार में, जो कि जमींदार भी थे उनके पिता, उनके घर में उनका जन्म हुआ और परिस्थितियों ने उनको कोठे पर बिठा दिया। अजीजन बाई उनका नाम हो गया और बाद में पकड़ी गई अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते हुए। राजगढ़ जिले का वर्णन इन्होंने किया था। कुछ साल पहले मुझे महाकाव्य मिला तो मुझे बड़ा कौतुक हुआ। मैं भी राजगढ़ में पैदा हुआ हूँ, उस नाते अजीजन बाई से बड़ा अपना नाता जैसा लगा, अपनापा लगा। हमारे गांव की हैं। तो मैंने रामशंकर अवस्थी जी को फोन भी किया कि आप
अजीजन भाई के राजगढ़ पर एक लेख भेज दीजिए। मैं बड़ा एक ग्रंथ संपादित कर रहा हूँ जिसमें राजगढ़ जिले पर पूरा खंड रहेगा, एक मालवा पर और राजगढ़ जिले पर, और कहाँ से आपने आधार लिया है कि राजगढ़ की उनकी जो पृष्ठभूमि है उसका। तो उन्होंने पहले कहा कि मैं भेजूंगा, फिर कहा कि मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, बात आई गई हो गई। अजीजन भाई का फिर एक स्मरण अभी आया और मुझे लगा कि मुझे उन पर कुछ कहना चाहिए। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। 1824 में उनका जन्म हुआ। जन्म शताब्दी वर्ष उनका निकल गया, यह कहना चाहिए। उनका जन्म शताब्दी वर्ष तो नहीं मनाया जाना था, तो नहीं मनाया गया। अजीजन भाइयों के जन्म शताब्दी वर्ष नहीं मनाए जाते। पर अजीजन भाई के हम कर्जदार हैं। उन्होंने देश के लिए अपनी बलि दी है। उनका चरित्र बहुत बड़ा चरित्र है। उमराव जान अदा की बड़ी चर्चा होती है। हाजी मिर्जा हादी रुस्वा का उपन्यास अच्छा उपन्यास है, और उसमें पूरी संस्कृति को जीवंत कर दिया गया है। जो लखनऊ की तवायफों की संस्कृति थी, क्या शब्दावली है, कितनी संपन्न भाषा है, क्या तहजीब है, और एक जो परिष्कार है जीवन का, वह सब भी है। नफासत है, सब कुछ उम्दा रूप में उसमें चित्रित किया गया है। लेकिन उमराव जान अदा कहाँ, और कहाँ अजीजन बाई, जो एक बड़ा चरित्र बनती हैं, उनको भुला दिया जाए। कहीं कहीं उनकी याद की जाती है, कानपुर से भी उनका कोई संबंध बताया जाता है, वहाँ उनकी याद की जाती है। कुछ अखबारों में उन पर लेख छपे हैं, और ढूंढते ढूंढते मुझे अमर उजाला में लेख है, और भी किसी अखबार में लेख है। नई दुनिया जो इंदौर का अखबार रहा है, उसमें 22 जनवरी 2021 का संदीप संदीप चौरे का लेख है। उनके आधार पर मैं बात करूंगा अजीजन भाई के बारे में, और जो नई दुनिया में लेख है, और एक लेख उनके ऊपर विकिपीडिया में भी मिलता है। दोनों में बहुत प्रामाणिक सामग्री, संदर्भ कुछ नहीं दिया गया है, और किन दस्तावेजों से सामग्री ली गई है, मौलिक जो दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उनका हवाला नहीं दिया गया है। हम लोग इस मामले में कमज़ोर हैं। आर्काइव्स में जाकर के रिकॉर्ड और अच्छी तरह से खंगाले जाने चाहिए थे अजीजन भाई के बारे में, प्रामाणिक जानकारी जुटाने के लिए। लेकिन जितनी जानकारियां दी गई हैं, उनके आधार पर जितने भी दस्तावेज मीडिया पर उपलब्ध हैं, उनमें यही बताया गया है कि अजीजन बाई धर्मनिष्ठ ब्राह्मण परिवार में जन्मी, शमशेर सिंह की बेटी थी, जो कि एक जमींदार थे। राजगढ़ मालवा में जो राजगढ़ है, राजगढ़ ब्यावरा के नाम से भी जाना जाता है, उसमें बचपन में रही, और कैसे वो तवायफ बन गई, इसके बारे में जितने ये दस्तावेज हैं, इनमें कुछ नहीं बताया गया है। और अवस्थी जी ने तो महाकाव्य है, उसमें कल्पना ही की गई है कि गोमती में उन्होंने छलांग लगा दी, और फिर अंग्रेजों से बचने के लिए, और फिर मछुआरों ने उनको पकड़ लिया, और गोमती में छलांग लगाई है तो लखनऊ में किनारे लगती हैं, वहाँ तवायफ तवायफों के बीच पहुंच जाती हैं। यह कुछ जो रामशंकर अवस्थी बताते हैं, उसमें कुछ तथ्य रहा, निश्चित रूप से तथ्य है। बाकी जितने दस्तावेज हैं, उनमें प्रामाणिक जानकारी नहीं है इसके बारे में कि वो कैसे लखनऊ पहुंच गई। लेकिन वो पेशेवर नर्तकी बनी, तवायफ बनी। तवायफ और वेश्या में फ़र्क होता है। तवायफ बहुत सम्मानित महिला हो सकती है। जापान में तो बड़ा ओहदा माना जाता है गीशा का। हमारे यहाँ भी गणिका बहुत सम्मानित महिला मानी जाती थी, राजा उसकी इज्जत करते थे, और गणिकाओं को तो दरबार में बड़ा ओहदा दिया जाता था, मात्य पद तक दिया जाता था।
तो तवायफ़ बन गईं, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन देशभक्ति की भावना थी, अब जिन लोगों के संपर्क में आई होंगी, लखनऊ की बहुत सारी तवायफ़ें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संपर्क में थीं और उनकी मदद कर रही थीं। और इसके बहुत सारे किस्से मिलते हैं, रिकॉर्ड भी मिलते हैं और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ उस समय किया। बाकी तो थोड़ा-सा मसालेदार बनाने के लिए जो मीडिया पर लेख हैं, उनमें गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए उसने घुंघरू उतार दिए, इस तरह के वाक्य आते हैं। वो वारांगना नहीं वीरांगना थी, ये सब वाक्य आते हैं। और ये बताया गया है कि रसिकों की महफ़िलें सजाने वाली अजीजन क्रांतिकारियों के साथ बैठकें करने लग गई, रणनीतियाँ बनाने लग गईं और नाना साहब के आह्वान पर फिरंगियों से टक्कर लेने के लिए स्त्रियों का उसने सशस्त्र दल गठित कर दिया और उनकी कमान सँभाली। ये विकिपीडिया पर जो लेख है उसमें बताया गया है। संदीप चौरे यह भी बताते हैं कि बचपन से ही शौक था। अजीजन भाई, जिसका कि बचपन का नाम उन्होंने नहीं बताया, जन्म का नाम उन्होंने नहीं बताया है और रामशंकर अवस्थी पद्मा नाम बताते हैं। तो लड़कों की तरह रहना पसंद करती थीं, पुरुषों के लिबास पहनती थीं और बंदूक साथ में रखती थीं। सैनिकों की तरह घोड़े की सवारी भी वे करती थीं। जमींदार की बेटी थीं, लाडली बेटी रही होंगी, तो यह स्वाभाविक ही था। जब वो कोठे पर पहुंच गई तो उनका नाम देश की प्रमुख नर्तकियों में गिना जाता था। अपार धन संपत्ति भी उनके पास आई, पर वे मामूली नर्तकी बनकर के जिंदगी खत्म करना नहीं चाहती थीं और स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़ी। उन्होंने तवाइफों को इकट्ठा करके मस्तानी टोली बनाई। मस्तानी टोली नाम दो जगह आता है, जो लेख मीडिया पर उपलब्ध हैं उनमें। और जितने चकले कोठे चलते थे, उन सब में संपर्क करके उन्होंने संगठन बनाया। इसका नाम मस्तानी टोली रखा। आदमियों का वेश धारण करके स्त्रियां हाथ में तलवार लेकर चक्कर लगाती थीं शहर में, नवयुवकों को प्रेरित करती थीं क्रांति में भाग लेने के लिए और हौसला अफजाई करती थीं क्रांतिकारियों की। 1857 आ गया। मस्तानी टोली की सभी तवाइफें अंग्रेजों की छावनी में नृत्य प्रदर्शन करने के लिए चली जाती थीं और चुपचाप वहाँ कुछ देर रुकती भी थी, वहाँ की गुप्त सूचनाएं हासिल करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इनकी जानकारियां दिया करती थीं। ये कहाँ तक प्रामाणिक है, ये कहना कठिन है। इन सब गतिविधियों के कारण अंग्रेजों को शक हुआ। उन्होंने बिठूर में बहुत सारी औरतों और बच्चों को मार डाला। भारतीयों को उनकी हत्या का बदला लेने के लिए क्रांतिकारियों के साथ मिलकर के अजीजन बाई और उनकी मस्तानी टोली की महिलाओं ने अंग्रेज लोगों के घर में घुसकर उनकी औरतों और बच्चों को पकड़कर कुएं में फेंक दिया। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा तो उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने तवाइफों के मोहल्ले को घेर लिया और अनेक तवाइफों की हत्या कर दी। कुछ तवाइफों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अजीजन भाई भाग निकली और नाना साहब पेशवा के जो वकील थे अजीमुल्ला खां, उनका भी बहुत नाम आता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में, उनके पास पहुंच गई। नाना साहब से उनकी भेंट कराई गई, तात्या टोपे से उनको मिलवाया गया और एक दस्तावेज में बताया गया कि 1857 के गदर के सेनानियों की जो बैठक हुई थी उसमें अजीजन बाई शामिल थी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में उनकी बराबरी के स्तर पर हिस्सा लिया। अंत में कानपुर की जो बैठक थी, 1 जून 1857 को कानपुर में बैठक हुई। उसमें नाना साहब, तात्या टोपे, सूबेदार टीका सिंह, शमशुद्दीन खां और अजीमुल्ला के अलावा अजीजन भाई ने भी हिस्सा लिया था। यह विकिपीडिया में जो लेख छपा है अजीजन भाई पर, उसमें बताया गया और इसमें गंगाजल को साक्षी मानकर इन सब लोगों ने जो इस बैठक में शामिल थे, अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और अंग्रेजों को बड़ी ज़बरदस्त टक्कर इन लोगों ने दी। नाना साहब को बिठूर का शासक घोषित कर दिया गया।
लेकिन अंग्रेजों के साथ फिर युद्ध हुआ कुछ दिनों बाद ही, और क्रांतिकारियों को मुंह की खानी पड़ी। इन सब युद्धों में अजीजन बाई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उनकी जो मस्तानी टोली थी वह इनों के साथ बनी रही। घोड़ों पर सवार होकर के निकलती थी मर्दाने वेश में, हाथों में तलवार लेकर के, और घायल सैनिकों का इलाज भी ये लोग करती थी, उनके घावों पर मरहम पट्टी करती थी। युद्ध में भोजन, राशन, फल और मिठाइयाँ बांटती थीं, और सैनिकों की पीड़ा को अपनी मुस्कान से, अपने मधुर वचनों से दूर करने की कोशिश भी करती थीं। यह भी बताया गया कि नाना साहब ने अजीजन बाई को अपनी बहन माना। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वे हो गईं इस पूरे दौर में। इसकी जानकारी विनायक दामोदर सावरकर को है, उन्होंने बहुत तारीफ की है अजीजन बाई की। उनका ये उद्धरण भी दिया गया है विकिपीडिया पर प्रकाशित जो लेख है उसमें, कोट अनकोट। अजीजन एक नर्तकी थी, परंतु सिपाहियों को उससे बेहद स्नेह था। अजीजन का प्यार साधारण बाजार में धन के लिए नहीं बिकता था। उनका प्यार पुरस्कार स्वरूप उस व्यक्ति को दिया जाता था जो देश से प्रेम करता था। अजीजन के सुंदर मुख की मुस्कुराहट बड़ी भरी चितवन युद्धरत सिपाहियों को प्रेरणा से भर देती थी। उनके मुख पर भ्रकुटी का तनाव युद्ध से भागकर आए हुए कायर सिपाहियों को पुनः राग रणक्षेत्र की ओर भेज देता था। अजीजन बाई अंततः पकड़ी गई, और नाना साहब तात्या टोपे भागने में सफल हुए। वे उनके साथ थी और पकड़ी गई, लेकिन उनके अप्रतिम सौंदर्य पर फौजी अफसर, अंग्रेज अफसर मुग्ध हो उठे, और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप अपनी गलतियां मान लीजिए, अंग्रेजों से क्षमा मांग लीजिए, और गवाही भी दे दीजिए जिन लोगों के साथ आप थी उनके खिलाफ। आपको हम छोड़ देंगे और वापस आप अपना धंधा पेशा करती रहेंगी। राग रंग की दुनिया आप फिर से सजा लीजिए, नहीं तो फिर कड़ी से कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। अजीजन भाई ने बहुत स्पष्ट शब्दों में क्षमा मांगने से इनकार किया, और संदीप चौरे तो लिखते भी है कि उसने शेरनी की तरह हुंकार भर करके यह कहा कि माफी तो अंग्रेजों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। उनके इस अमानवीय कृत्य के लिए वह जीते जी उन्हें कभी माफ नहीं करेगी, इत्यादि। और वो जानती थी कि इस सब कहने का क्या अंजाम होगा। उन्होंने उस परिणाम को स्वीकार किया। अंग्रेज अधिकारी तिलमिला गए। उन्होंने गोलियों से उनको भून करके रख दिया, और अजीजन बाई की जीवन लीला समाप्त हुई। मुझे अजीजन बाई पर कुछ कहने के लिए हाल ही में एक लेख मैंने डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव का पढ़ा, हीरा मंडी के बहाने। उस उससे भी प्रेरणा प्राप्त हुई, और उसके कुछ वाक्य पढ़ कर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कुल मिलाकर के गरिमा श्रीवास्तव यह कहना चाहती हैं कि तवाइफों का कितना बड़ा योगदान तहजीब को बचाने बचाने में और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में रहा है। गरिमा श्रीवास्तव स्त्री विमर्श की हमारे समय की चर्चित लेखिका हैं। भारतीय साहित्य में महिलाओं की आत्मकथाओं पर उनका महत्वपूर्ण कार्य है। लगभग 600 आत्मकथाओं का उन्होंने अध्ययन किया है। बड़ा अद्भुत संसार है स्त्रियों की आत्मकथाओं का, और आंखें खोल देने वाली बातें 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में जो लिखी गई स्त्रियों की आत्मकथाएं हैं उनसे सामने आती हैं। गरिमा जी का अपना अच्छा एक उपन्यास भी है, हिंदी में प्राप्त होता है। उन्होंने यह कार्य जो तवाइफों पर किया है वह बहुत ही अद्भुत कार्य है, और वे बताती हैं कि भारत में तवायफ संस्कृति अंग्रेजों के आगमन के बाद भी मौजूद थी, लेकिन वक्त के साथ साथ तवाइफों को देह श्रमिकों में रिड्यूस कर दिया गया। मूल उनके लेख से ही वाक्य पढ़ रहा हूँ। सन 1858 से 1877 के म्यूनिसिपल रिकॉर्ड रूम के खातों में अधिकतम कर देने वालों में वे स्त्रियां हैं जिन्हें रिकॉर्ड्स में नाचने और गाने का व्यवसाय करने वाली लड़कियां कहा गया। नागरिक कर खातों में संयुक्त प्रांत की इन तवाइफों के संपत्ति स्रोतों में बगीचे, घर, खेत,
दुकानों की पूरी सूची हमें मिलती है, जिनकी गिनती ब्रिटिश राज के खिलाफ विद्रोहियों का साथ देने वाले नागरिकों में की गई। गदर के बाद इन तवाइफों को सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र रचने, विद्रोहियों का आश्रय देने और नवाब वाजिद अली शाह के पक्षधरों के रूप में चिन्हित किया गया। ये गरिमा श्रीवास्तव जी ने अपने शोध से प्रमाण देते हुए साबित किया है या बताया है। आगे वो कहती हैं कि 1864 से तो वे अति साधारण देह श्रमिकों में तब्दील हो गई। वे स्त्रियां जो साहित्य, संस्कृति, कला की वाहिकाएं बनकर पुराने समय से शासन सत्ता और संस्कृति में सम्मानित हुआ करती थीं, बदले समय में अपनी कलाओं के साथ भरण पोषण के लिए बाजारों में बैठने लगी। ब्रिटिश कानूनों ने उन्हें बहुत हीन अवस्था में पहुंचा दिया। सिंगिंग और डांसिंग गर्ल्स बनकर के वे रह गई और टैक्स पेयर, एक बड़ा टैक्स चुकाने वाली, वे बन गई। बदलते समय की नई चुनौतियां थी। एक तरफ जहां सभ्य नागरिक समाज था जो इन तवाइफों पर टैक्स लगा रहा था, इसके साथ ही उनके साथ संपर्कों को अवैध समझता था और कानूनी प्रावधानों के तहत इनकी मेडिकल जांच भी कराता था। वाजिद अली शाह के साथ जो सलूक किया है, बड़ा घृणित सलूक किया है अंग्रेज सरकार ने बहादुर शाह जफर के साथ, जो कि अपने आप में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। और वाजिद अली शाह बड़ी विभूति हैं हमारे समय की, और संस्कृति कर्मी भी वे हैं, एक बड़े और कवि हैं। उनके निष्कासन के बाद अशरण हो गई तवाइफें, और दरबारी संस्कृति के सलीके और तहजीब को उसके बावजूद उन्होंने संभाल करके रखा। ये एक बड़ा इतिहास है और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है पूरे भारतीय समाज का। इस पर बात करने से कतराते हैं लोग, और अनादिकाल से ये हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण उपस्थिति रही है। गणिकाओं के और अलावा भी और जो इस प्रकार का धंधा करने वाली स्त्रियों का समाज है, उनकी वो वैदिक काल से ही रही हैं और आज तक हैं, मौजूद हैं और आगे भी रहेंगी ही। तो ये पुरुष समाज ही उनको इस पेशे में धकेलता है और वही उनको लांछित भी करता है, प्रताड़ित भी करता है। इसके बावजूद अपने बूते पर बहुत कुछ करने की कुव्वत इस समाज ने दिखाई। वात्स्यायन भी कामसूत्र में यही बताते हैं। उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।